आज हमारा जो टॉपिक बन जाता है वो आज हमारा टॉपिक हो जाता है मांग की लोच। ठीक है, मांग की लोच आज हम लोग टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, मांग की लोच यानी जो मांग होती है इसकी लोच पर हम लोग काम करेंगे। ये क्या होती है? ठीक है, तो देखो किसी वस्तु की जो डिमांड होती है, कोई भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो किस पे निर्भर करती है? डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक निर्भर चर है। ठीक है, एक आश्रित चर है। ये किस पे डिपेंड होती है? ये उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। मान लीजिए डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी है, तो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी प्राइस ऑफ एक्स पर डिपेंड करता है, कॉमा यह डिपेंड करता है उपभोक्ता की इनकम पर। ठीक है, उपभोक्ता की इनकम पर डिपेंड करता है और यह डिपेंड करता है अदर कमोडिटी के प्राइस पर, पीओ। तो मैंने तीन चीजें लिया यहां पर कि एक व्यक्ति की जो मांग होती है वो उसी वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। अगर उस वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उस वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा, व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है। व्यक्ति की आय पर निर्भर करने का तात्पर्य क्या होता है कि मूल्य चाहे जितना कम हो या ज्यादा हो, अगर आपके पास इनकम नहीं होगी तो आप क्या करोगे? वस्तुएं नहीं खरीद सकते हो। तो यह निश्चित है कि इनकम यदि किसी इंसान की बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी वो बढ़ जाती है। तो हम क्या कहेंगे? इनकम का डिमांड के साथ धनात्मक संबंध है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो उसकी डिमांड में भी परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा होता है कि अन्य वस्तु के मूल्य पर भी किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है, यानी एक्स वस्तु की जो मांग होती है वो अन्य वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हम आज डिमांड के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका, आप देखोगे कि अगर डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसी वस्तु की मांग पहले से कम हो जाती है। अगर एक्स वस्तु का मूल्य कम होगा तो एक्स वस्तु की मांग पहले से बढ़ जाती है। तो जब हम एक्स वस्तु के मूल्य तथा एक्स वस्तु की मात्रा के बीच संबंध को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब लोच की गणना की जाती है तो इसे हम मांग की मूल्य लोच कहते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्य का प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मांग की मूल्य लोच कहेंगे। ठीक है, मूल्य का इंपैक्ट पड़ रहा, यानी ये एक मांग की लोच का पहला पार्ट है कि मांग पर मूल्य का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जब मूल्य तथा वस्तु की मांग के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया जाता है तो उस प्रकार की लोच को हम मांग की मूल्य लोच कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है, पहली प्रकार की। ठीक है, ये आपकी मांग की मूल्य लोच हो गई। दूसरा आप देखो, सेकेंड जो आपका होता है वो होता है किसी व्यक्ति की, यानी डिमांड एक्स वस्तु की जो डिमांड है, इट इज डिपेंड अपॉन इनकम, आय पर निर्भर करती है। आय पर का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या करेगी? उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और आय घटने पर डिमांड भी घट जाती है। तो जब हम इस प्रकार का रिलेशनशिप एक्सेस करते हैं, इस प्रकार का रिलेशनशिप निकालते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? किसके किसके बीच में है संबंध? इनकम को यहां पे वाई से डिनोट किया गया है और डिमांड के बीच में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मांग की आय लोच कहेंगे। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में क्या परिवर्तन होता है,
इसके बीच के संबंध को हम लोग मांग की आय लोच कहते हैं। ठीक है, मांग की लोच का एक ये और पार्ट है। और तीसरा आपका जो मांग की लोच है वो होती है कि किसी व्यक्ति की यानी एक्स वस्तु की जो मांग होती है इट इज डिपेंड अपॉन अदर कमोडिटी के प्राइस पर निर्भर करती है। अदर कमोडिटी, मान लीजिए आपके मार्केट में, बाजार में पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो साइकिल की मांग बढ़ जाएगी। क्यों भाई, हम पेट्रोल नहीं यूज करेंगे, महंगाई का हम क्यों शिकार हो जाएं? तो पेट्रोल का मूल्य बढ़ जाता है तो आपने डिमांड किसकी बढ़ा दिया? आपने डिमांड बढ़ा दिया साइकिल की। इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस हुआ कि नहीं? दूसरे वस्तु का मूल्य दूसरे वस्तु की मात्रा के बीच संबंध को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हो जाए कि एक जगह क्या हो जाए, एक और यूनिवर्सिटी खुल जाए, उसकी फीस 0 हो जाए, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाए, तो आप कहोगे एक काम करें, हम उस यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे कम हो गए, बच्चे कम हो गए। तो इसी प्रकार क्या होता है, बाजार में अगर आलू का दाम कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक पनीर की मांग कम हो जाती है। होता है सर, चाय का दाम बढ़ जाता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमारा क्रॉस रिलेशनशिप है कि किसी अन्य वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो लेकिन एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन दिखाई पड़े, तो इसे हम लोग तीसरी प्रकार की लोच कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच के नाम से जाना जाता है। मांग की आड़ी लोच, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, जान लेना। एक होती है मांग की मूल्य लोच, यानी मांग और मूल्य के बीच में संबंध को एक्सेस किया जाता है। दूसरा मांग की आय लोच होती है, जहां पे मांग और आय के बीच रिलेशनशिप को निकाला जाता है। और तीसरा एक्स वस्तु की डिमांड तथा अदर कमोडिटी की प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को कंबाइंड करते हैं, तो वो आपकी मांग की आड़ी लोच होती है। ठीक है, एग्जाम में आपको या तो मांग की मूल्य लोच पूछा जाएगा, या तो मांग की आय लोच पूछा जाएगा, या मांग की आड़ी लोच पूछा जाएगा। और मांग की लोच क्या है? मांग की लोच इन तीनों का संयुक्त रूप है। संयुक्त रूप से जब हम तीनों की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग मांग की लोच कहते हैं, मांग पर इंपैक्ट। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि मांग की लोच में 3 वेरिएबल्स आते हैं और तीनों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो 3 प्रकार की लोच निकल के आती है। एक मांग की मूल्य लोच, दूसरी मांग की आय लोच और तीसरी मांग की आड़ी लोच निकल करके आती है। इट इज क्लियर। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब लोच क्या है? एक प्रश्न आता है, सर ये लोच क्या है? ठीक है, अब देखो लोच का एक कॉन्सेप्ट देख लो। लोच क्या है? आप बोलते हैं सर लोचशील है, बेलोचदार है, लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं, बट इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करें ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के हैं। फर्स्ट ईयर के हमें नहीं समझ में आता इकोनॉमिक्स में लोच क्या होती है। नॉर्मल लाइफ में कहते हैं लोचशील है, फ्लैक्सिबल है, मुड़ जाता आसानी से मुड़ जाता, दिस इज फ्लैक्सिबल कमोडिटी। ये आसानी से नहीं मुड़ता है, दिस इज क्या होता? इनइलास्टिक कमोडिटी, इनइलास्टिक मटेरियल। लोहा है, इनइलास्टिक है। ठीक है, आपके पास एक तिनका है, तुरंत मुड़ जाता, दिस इज फ्लैक्सिबल, इलास्टिक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं समझ में आता है। सेम वही थ्योरम काम करती है यहां पर भी। सपोज दैट एक आपके पास लकड़ी है, ठीक है, एक लकड़ी है, ये लकड़ी है। आप इस लकड़ी को कैसे प्रूफ करते हो कि लोचदार है कि बेलोचदार है? तो इस लकड़ी पे आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो फोर्स, बल लगाते होगे। ठीक है, जब फोर्स लगाते हो तो ये बेंड अगर हो जाए, अगर बेंड हो जाती तो आप कहोगे सर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिससे इसमें विस्थापन हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो विस्थापन जो आपका हुआ, विस्थापन जो हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड आपका जो आपका फोर्स है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिजिक्स में कहता है।
फिजिक्स के हिसाब से आपने समझा लोच क्या है, उसी फिजिक्स को मैं इकोनॉमिक्स में अप्लाइड करके दिखाता हूं। ठीक है, आपने कहा सर थोड़ा सा फोर्स लगाने पर कोई कमोडिटी तेजी से मुड़ जाती है, जैसे लड़कियां बालों में रबर बैंड लगाती हैं, तो कहेंगे दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया तुरंत क्या हुआ, मुड़ गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोहे का रॉड लेते हैं उसमें फोर्स लगाते हैं, लेकिन क्या होता है वो लोहे का रॉड ना मुड़े, उसमें विस्थापन ना हो, तो हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है। तो हमने क्या किया, डिसाइड किया कि ये सर बेलोचदार है क्योंकि इसमें विस्थापन नहीं हो रहा। चलो सेम थ्योरी को उठा करके इकोनॉमिक्स में रखते हैं। ठीक है, फोर्स की जगह मैंने क्या कर दिया, प्राइस कर दिया। ठीक है, फोर्स की जगह मैंने प्राइस कर दिया, और विस्थापन की जगह मैंने क्या कर दिया, डिमांड कर दिया। विस्थापन की जगह मैंने डिमांड कर दिया। अगर प्राइस में परिवर्तन थोड़ा सा हो और डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए तो क्या कहेंगे, इलास्टिकल है, वेरी इलास्टिकल डिमांड है। थोड़ा सा फोर्स लगा, जैसे लकड़ी में तुरंत मुड़ गया, तिनका है, तिनके में थोड़ा सा फोर्स लगाओ तुरंत मुड़ जाता है, तो आप क्या कहोगे, वेरी इलास्टिकल। अगर प्राइस में थोड़ा सा प्राइस चेंज हो किसी कमोडिटी का और डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई पड़े तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, यानी लोचशील है, लोचदार है, इलास्टिकल है। अगर प्राइस में जिस अनुपात में परिवर्तन हो उसी अनुपात में डिमांड में भी कमी दिखाई पड़े, डिमांड में भी चेंजेस दिखाई पड़े, तो हम कहेंगे इकाई के बराबर है। अगर प्राइस में चेंज हो लेकिन डिमांड में परिवर्तन कम दिखाई पड़े तो हम क्या कहेंगे, बेलोचदार है। और प्राइस में चाहे जितना चेंज हो जाए डिमांड में कोई परिवर्तन ना हो तो हम क्या कहेंगे, पूर्णतया बेलोचदार है। पूर्णतया बेलोचदार का मतलब चाहे जितना फोर्स लगा लो, दीवार पे फोर्स लगाओ विस्थापन होगा ही नहीं, तो क्या कहोगे, पूर्णतया बेलोचदार है। उसी तरह आपकी जैसे मेडिसिन लेने जाते हो, चाहे जितनी सस्ती मेडिसिन हो, चाहे जितनी महंगी, अगर आपके यूज में नहीं है तो आपका ये थोड़ा कह दोगे कि अरे आज फ्री में मेडिसिन मिल रही थी चलो ले लेते हैं, 2 पत्ता खा लेते हैं, नहीं। प्राइस, इफ प्राइस इज जीरो तो डिमांड आप नहीं कर दोगे, क्योंकि दवाइयों की जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, परफेक्टली, मतलब पूर्णतया बेलोचदार होती है। तो इस थ्योरम को यहां पर लगाते हैं, तो जब हम इस प्रकार लगाते हैं तो पहली जो आपकी आती है लोचदार, मांग की लोच, मांग की मूल्य लोच होती है, मांग की मूल्य लोच, मांग की मूल्य लोच। कौन सा, लोचदार। लोचदार का मतलब क्या हुआ, लोचदार का मतलब होता है कि जिस अनुपात में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन हो 10%, जिस अनुपात में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन हो उसी अनुपात में डिपेंडेंट वेरिएबल में भी परिवर्तन हो। जब दोनों का अनुपात बराबर हो, 10% प्राइस अगर इकोनॉमी में बढ़े तो डिमांड का नियम यह है कि डिमांड भी अगर 10% गिर जाती है तो इस प्रकार की लोच को आप लोचदार कहोगे, और इसकी इलास्टिसिटी EP इज इक्वल टू 1 कही जाती है, इकाई के बराबर कही जाती है, इकाई के बराबर कही जाती है। यानी यूनिट इलास्टिसिटी आप इसका आंसर रखोगे, और ये वस्तुएं कौन सी होती हैं, आरामदायक वस्तुएं होती हैं। आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं वो लोचदार वस्तुएं होती हैं, यानी उसके मूल्य में 10% की अगर बढ़ोतरी होगी तो डिमांड में घटोतरी 10% की होती है, और यदि मूल्य में घटोतरी 10% की हो जाए तो डिमांड में बढ़ोतरी 10% की दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार की कमोडिटी आपकी लोचदार, इसकी इलास्टिसिटी इकाई के बराबर, तथा ये कमोडिटी आरामदायक होती है। अब प्रश्न आता है, सर आरामदायक वस्तुएं क्या हैं, आरामदायक वस्तुएं क्या हैं? तो आंसर इसका है जो वस्तुएं आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती हों, जो वस्तुएं आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती हों
वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? आरामदायक कहलाती हैं। अब आपका आंसर है सर दाल चावल, नहीं, वो जीवन के लिए आवश्यक है। कार्य क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुएं क्या होती हैं? आज आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, ये आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा रही। मैं कहां बैठा हूं और आप कहां बैठे हो, ये आरामदायक वस्तु है। ठीक है, आप क्या करते हो? आपके घर में कूलर चलता है, आरामदायक वस्तु है। आपके घर में सीलिंग फैन चलता है, आरामदायक वस्तु है। आपके यहां बाइक चलाते हो, आरामदायक है, जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, वो आरामदायक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग की मूल्य लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन पाया जाता है। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो, तो इसका इस एग्जाम में टिप्पणी आती है आपको लिखने के लिए कि लोचदार मांग की मूल्य लोच को डिफाइन करिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि लोचदार मांग की मूल्य लोच का तात्पर्य है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो, यदि उसी अनुपात में, सेम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो, तो इस प्रकार की लोच को हम लोग लोचदार या यूनिट इलास्टिसिटी या इकाई के बराबर लोच कहते हैं। और यह आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाता है। ठीक है, आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? चलो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका डायग्राम जो बनता है वो क्या होता है? वो ये आपका 45 अंश का एंगल होता है। ये एंगल जो आपका बनेगा 45 डिग्री का होता है। आप ऊपर देखोगे y और नीचे आपने देखा होगा x। अब ऊपर आपका एक्सिस पे मैंने प्राइस लिया और नीचे एक्सिस पे मैंने डिमांड लिया। देखो प्रारंभ में प्राइस आपका कितना हुआ? P1 प्राइस है, तो डिमांड आपकी क्वांटिटी कितनी है? Q1 है। जब प्राइस में चेंज कितना हो जाता है? प्राइस में चेंज कितना हो जाता है? P2 चेंज हो जाता है। प्राइस मान लीजिए 10% डिक्लाइन कर जाती है, तो आपकी जो आपकी डिमांड है वो भी 10% ही बढ़ जाती है। तो जब आपको ऐसा कहीं दिखाई पड़ता है तो आप कहते हो लोचदार मांग की मूल्य लोच है। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, और इसको जस्ट वाइस वर्सा इनवर्स भी आप कर सकते हो कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी पहले की अपेक्षा डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, उसकी मांग भी पहले की अपेक्षा डिक्लाइन कर जाती है, तो इसे हम लोचदार मांग की कैटेगरी के अंतर्गत रहते हैं। और इस प्रकार की इलास्टिसिटी जब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर EP = 1 ही आएगा। अगर मैथमेटिक्स में जब हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे अगर आंसर 1 प्राप्त हो जाएगा तो मैं कह दूंगा कि दिस इज द क्या हो जाएगा? नॉर्मल गुड्स। ये सामान्य वस्तु है, यानी आरामदायक वस्तु है जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा रही है और इसकी लोच इकाई के बराबर है। ठीक है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन से पहले हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जरूर जानेंगे। चलो दूसरे प्रकार की जो लोच आपकी चर्चा में आती है वो आती है अत्यधिक लोचदार। अत्यधिक लोचदार ठीक है, क्या होता है? वेरी इलास्टिक। ठीक है, तो इसका जो होता है EP > 1 लिखा जाता है, यानी इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है। इकाई से अधिक लोचदार भी है, इसको हम लोग कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है? जब किसी वस्तु के मूल्य में, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन सबसे पहले आएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में 10% का परिवर्तन होता है, चाहे 10% बढ़े चाहे 10% घटे, लेकिन मांग में उसके परिणाम स्वरूप डिमांड में मोर देन 10% परिवर्तन आता, मान लीजिए 15% परिवर्तन आ जाए, 15% डिमांड डिक्लाइन कर जाए, तो इसे हम लोग अत्यधिक लोचदार कहते हैं। कहते हैं मांग की मूल्य लोच कहते हैं।
अगर आपके मूल्य में थोड़ा परिवर्तन हो लेकिन मांग में अधिक परिवर्तन दिखाई पड़े तो ये आपकी अत्यधिक लोचदार मांग होती है और इसे हम लोग EP इज ग्रेटर देन 1 के रूप में जानते हैं और ये हरदम विलासी वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाता है। कौन सी वस्तुएं होंगी? विलासी वस्तुएं। अब प्रश्न बनता है सर विलासी वस्तुएं कौन सी होती हैं? बहुत केयरफुली सुनना। विलासी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो आपकी कार्य क्षमता को घटाती हैं। जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को डिक्लाइन करती हैं। आंसर जैसे स्मोकिंग, आंसर जैसे ड्रिंकिंग, आंसर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आपकी कार्य क्षमता नहीं बढ़ाएगी, आपकी एनर्जी पावर कहते हैं बट मुझे लगता है वो डिक्लाइन करती है। जैसे एसी रूम में आप काम करिए, भला आप खेतों में काम करके दिखाइए ना। लग्जरियस कार, बड़ी 2 करोड़ की कार से आप चलिए, दैट इज लग्जरियस कमोडिटी। लग्जरियस कमोडिटी जो वर्किंग क्षमता को डिक्लाइन कर देती है। ठीक है, तो लग्जरियस कॉस्मेटिक सामान लग्जरियस कमोडिटी का आपकी कैटेगरी में आती है। ठीक है, आपके पहनावा, आपके कपड़े, मान लो 50,000 का शर्ट हो, वो लग्जरियस कमोडिटी हो जाएगी। 50,000 की शर्ट पहन करके आप खेतों में काम तो करने नहीं जाओगे ना। वर्किंग की इफिशियंसी डिक्लाइन हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो जो आपके पास अत्यधिक लोचदार कमोडिटी होती है, अत्यधिक लोचदार कमोडिटी में यह प्रॉब्लम होती है कि उसमें प्राइस में थोड़ा परिवर्तन होता है तो डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। सच एज 10% डिस्काउंट इन द कॉस्मेटिक सामान। ठीक है, कॉस्मेटिक सामान में 10% का डिस्काउंट है, लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, कितनी? 20% बढ़ गई। ठीक है, मोबाइल फोन्स 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट उन्होंने 10% रखा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लग्जरियस कमोडिटी आपने देखा वाइन शॉप में लगा रहता है 20% ऑफ, लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यूज करने लगते हैं, लेकिन उनके लाइफ कितना स्पॉइल होता जाता वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो अत्यधिक लोचदार की कंडीशन में आपके प्राइस में थोड़ा परिवर्तन होता है तो डिमांड में ह्यूज चेंजेस, बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ता है और इसका आंसर जो आएगा वो 1 से अधिक होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 मिलेगा, यानी 1.5 आया तो आप क्या कहोगे? दिस इज द लग्जरियस कमोडिटी। 1 से ऊपर जो भी आपका आंसर आएगा, 1 आएगा तो आरामदायक है, लेकिन 1 से ऊपर 1.1 यानी लग्जरियस कमोडिटी, 1.8 लग्जरियस कमोडिटी, 3.9 लग्जरियस कमोडिटी, 9.8, 1 से ऊपर जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे? अत्यधिक लोचदार की कैटेगरी में आप रखोगे। डायग्राम कैसे बनेगा? देख लो डायग्राम। ये आपका डायग्राम है। ठीक है, देखो इसकी ढाल पहले की अपेक्षा कम होगी। देखो ये ढाल आपने देखा होगा, इसकी ढाल ज्यादा है बट इसकी ढाल कम है। ठीक है, देखो ये आपका प्राइस है, इट इज इनिशियल प्राइस P1 एंड दिस इज द क्वांटिटी Q1। अब देखो प्राइस में मात्र चेंज कितना हुआ? 10%। P2 10 चेंज कितना हुआ? 10%। डिमांड कितनी बढ़ गई? Q2 20%। देखो ह्यूज चेंज इन द डिमांड। तो इस प्रकार का डिमांड वक्र हम लोग आपका ग्राफ देख करके बता देंगे कि आपने जो यहां पे आंसर दिया दैट इज प्रॉपर और इनकरेक्ट। हम ग्राफ देख करके बता देते हैं और आपको लगता होगा हमारा पहली नजर जाती है ग्राफ में, इफ योर ग्राफ इज करेक्ट देन योर आंसर इज करेक्ट श्योरली। क्यों? क्योंकि ग्राफ ही सारी चीजें इकोनॉमिक्स में डिफाइन करती हैं। अगर आपने ग्राफ प्रॉपर बना दिया तो मतलब अंदर का मटेरियल तो निश्चित रूप से सही होगा, और अगर आपका ग्राफ इनकरेक्ट है तो कोई भी एग्जामिनर अंदर नहीं पढ़ेगा। तो ग्राफ में हम लोग सबसे पहले ये ग्राफ हमारा की होता है और हम ग्राफ से बता देते हैं कि बच्चे को प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ग्राफ ही हमको अंदर पढ़ने के लिए फोर्स करता है, मजबूर करता है। आपका ग्राफ बहुत करेक्ट होना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपका होगा अत्यधिक लोचदार का, आराम से आप डिफाइन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट है, थर्ड आपका है मांग की मूल्य लोच के अंतर्गत क्या होता है, बेलोचदार। मांग की मूल्य लोच, बेलोचदार क्या होता है, इनइलास्टिक जिसको बोलते हैं। इनइलास्टिक का मतलब होता है ईपी इज लेस देन 1। ईपी इज लेस देन 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक बोलते हैं। इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ, इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका फिजिक्स का नियम कहता है कि फोर्स लगाओ लेकिन फोर्स के रिस्पेक्ट में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कम हो, तो आप क्या कहोगे, बहुत बेलोचदार है, बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, आप यही तो बोलते हो। ठीक है, आप क्या कहते हैं, किसी को पेन को मोड़ो, जिस अनुपात में आप बल लगाओगे उस अनुपात से कम अनुपात में मोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की वस्तुओं को आप क्या बोलोगे, बेलोचदार, इनइलास्टिक बोलोगे। यानी इन प्रकार की वस्तुओं में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है उसमें मान लो 10% परिवर्तन होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिमांड में 10% से कम ओनली 5% ही परिवर्तन दिखाई पड़ता है। देखो, प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड क्या हुई, मात्र 5% ही घटी। जैसे आटा दाल चावल इलाहाबाद में हो, प्राइस बढ़ जाए, आप क्या करोगे, बस खाना हो सकता है एक मीटिंग आप खाने लगो। ठीक है, वैसे मोस्टली स्टूडेंट ठीक है अपना अनाज है घर से लाते हैं, लेकिन सपोज दैट आपको यहां इलाहाबाद में खरीदना पड़े, आपको दिल्ली में रहते हो खरीदना पड़े आप दिल्ली में, तो आप क्या करोगे कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता तो उसका कंजप्शन थोड़ा कम कर दोगे, बट इट इज इसेंशियल कमोडिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, तो आप इनकी बहुत ज्यादा डिमांड कम नहीं कर सकते हो, तो इसे हम लोग बेलोचदार वस्तुएं कहते हैं। बेलोचदार वस्तुओं के संदर्भ में यह पाया जाता है कि प्राइस अगर 10% बढ़ता है तो डिमांड ओनली 5% डिक्लाइन होती है, और अगर प्राइस हमारा 10% डिक्लाइन होता है तो जो हमारी डिमांड होती है वो ओनली 5% ही राइज होती है, ओनली 5% ही राइज होती है। भाई अगर आपको गेहूं या चावल 2 रुपए केजी मिल जाए तो क्या आप दुगना खाना खाने लगोगे, 2 मीटिंग खाते हो 4 मीटिंग तो खाना खाने ही लगोगे। तो इसेंशियल कमोडिटी के रिस्पेक्ट में ऐसा पाया जाता है कि जिस अनुपात में प्राइस में चेंजेस आते हैं उस अनुपात से कम अनुपात में आपको चेंजेस उनके डिमांड्स में दिखाई पड़ते हैं, तो इस प्रकार की कमोडिटी को आप लोग क्या कहते हो, बेलोचदार वस्तुएं कहते हो। और ये वस्तुएं कौन सी होती हैं, ये वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं कहलाती हैं। आवश्यक वस्तुएं, इसेंशियल कमोडिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, जो जीवन के लिए आवश्यक हो, जो जीवन के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो ये आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में आपका जो इलास्टिसिटी का आंसर होगा वो 1 से हरदम कम आएगा, 0.99, 0.98, 0.38, 0.048, यानी 1 से नीचे जितना भी आप आंसर पाओगे वो आपका बेलोचदार कमोडिटी का ही एग्जाम्पल होगा, बेलोचदार कमोडिटी का ही एग्जाम्पल माना जाता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यानी इसमें बहुत ज्यादा स्लोप पाई जाती है, बहुत ज्यादा स्लोप पाई जाती है। अब देखो प्राइस है, ये आपका P1 प्राइस है, आपकी डिमांड कितनी है, सॉरी आपकी डिमांड कितनी है, आपकी Q1 डिमांड है। प्राइस में चेंज कितना हुआ, प्राइस डिक्लाइन हुआ 10%, लेकिन डिमांड कितनी बढ़ी, ओनली Q2, थोड़ी सी 5%। तो इस तरह आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो कि इसेंशियल कमोडिटी में आपका आटा दाल चावल का रेट कम घटेगा तो आप बहुत ज़्यादा उसका यूज नहीं करने लगोगे। ठीक है, बेलोचदार वस्तुएं, आराम से आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, और इसको आप अभी जब मैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालूंगा तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हो।
नाउ द नेक्स्ट है, दो और होती हैं। एक होती है पूर्णतया बेलोचदार वस्तुएं। पूर्णतया बेलोचदार वस्तुएं, देखो सब याद रखना हिंदी का, पूर्णतया परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है फिजिक्स में चाहे जितना फोर्स लगा लो बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। चाहे जितना फोर्स लगा लो, दीवार है, दीवार पे चाहे जितना धक्का दे दो। वही चीज हमारे इकोनॉमिक्स में भी होता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चाहे जितना चेंज हो जाए, 20% बढ़ जाता मान लो प्राइस, या 20% प्राइस डिक्लाइन हो जाता है, बट डिमांड में कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंज इन डिमांड। 1 लाख रुपए की वस्तु मिले फिर भी हमारी डिमांड में परिवर्तन नहीं हो रहा, जितना हमको चाहिए उतना ही लेंगे। 10 लाख की मिले तो भी हम उतना ही लेंगे, और फ्री की मिले तो भी हम उतना लेंगे। यानी प्राइस अगर 0 हो जाए तो भी हम उतनी वस्तुएं खरीदेंगे। तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या होती हैं? पूर्णतया बेलोचदार होती हैं। जैसे कौन सी वस्तुएं होती हैं? जीवन रक्षक वस्तुएं। जीवन रक्षक वस्तुएं, मान लो एक ऐसा इंजेक्शन है, ठीक है, एक ऐसा इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन से आपका जीवन बचने वाला है, ठीक है। तो इस इंजेक्शन से अगर आपका जीवन बचने वाला है तो आप वहां पे प्राइस मायने नहीं रखती है, ठीक है। कितने का है आप डायरेक्ट बोलोगे, अब अपने पर्स से मनी पे करोगे। 10,000, यस वी कैन पे। 10 lakhs, हाँ हम व्यवस्था करते हैं बट इसको लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस इंजेक्शन का प्रयोग से आपको कुछ नहीं होता, चाहे फ्री में कोई देते, भाई साहब ये 10 लाख रुपए का इंजेक्शन है, आपको हम फ्री में देंगे, आप लगाओगे? आप कहोगे हम क्यों लगाएं? तो जब जीवन रक्षक वस्तुएं होती, याद रखना ऑक्सीजन का सिलेंडर कोविड में देखे होगे कैसा हुआ था, ठीक है। तो आपको सारी कहानियां कोविड की पता होंगी कि एक एक वस्तुओं का दाम कैसे हो गया था। नींबू का रेट आपने देखा होगा उस समय, ठीक है। तो जब आपके लिए वो जीवन रक्षक वस्तु बन जाती है तो उसका कोई भी मूल्य आप देने को तैयार रहते हो, और मूल्य वहां पर बहुत मायने नहीं रखता। मतलब मूल्य में चाहे जो चेंजेस हो बट डिमांड मेरी फिक्स होगी, और जीवन रक्षक वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा देखने को मिला। तो इनकी जो डिमांड होती है वो परफेक्टली बेलोचदार होती है। मुझे चाहिए तो चाहिए। एग्जाम हॉल है, आपका पेन खत्म हो जाए, एग्जाम हॉल में अगर आपका पेन खत्म हो जाएगा तो 5 रुपए की पेन के लिए आप 100 रुपए देने को तैयार हो, भाई साहब मुझे पेन दे दो। वो कहेगा नहीं दूंगा, आप कहोगे 500 ले लो लेकिन मुझे पेन चाहिए, मेरी लाइफ का सवाल है। आप दोगे तो वहां पर प्राइस चाहे जो हो जाए, आपकी डिमांड फिक्स है। ऐसा नहीं कि 500 रुपए आपने दिया एक पेन तो तुरंत बोल देगा एक भाई साहब एक काम करो 250 रुपए अच्छा दे दो और एक पेन और ले लो। आप कहोगे अपना जेब में पैसा पेन रखो। मुझे लाइफ में इंपॉर्टेंट था एक पेन और वो मुझे मिल चुका है, वो पेन मुझे मिल चुका है। तो जीवन रक्षक यानी पूर्णतया बेरोजगार वस्तुओं में आपकी डिमांड यानी आपका यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्रकार का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस प्रकार की वस्तुओं को पैरेलल टू द ओरिजिन आधारच के समांतर पाया जाता है। लंबच के समांतर इस प्रकार का डिमांड कर पाया जाता है। और लंबच के समांतर का मतलब क्या होता है कि मुझे ओ डी के बराबर वस्तुएं चाहिए ही चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इतनी मुझे वस्तुएं चाहिए, बिना इतने के मेरा लाइफ समाप्त हो जाएगा और इसके बिना नहीं। तो अब आप कहोगे चाहे 0 प्राइस में आप देना पसंद करो, चाहे इसके लिए 10 रुपए आप लेना पसंद करो, चाहे इसके लिए 10 लाख रुपए लेना पसंद करो, चाहे 1 करोड़ लेना पसंद करो, बट मुझे इतनी वस्तुएं चाहिए। तो इसमें प्राइस में चाहे जितना चेंजेस आ जाए बहुत उसमें मायने नहीं रखता है। और इस प्रकार जो आपका इलास्टिसिटी होती है वो आपका पूर्णतया बेलोचदार होता है और इसका आंसर हरदम 0 आता है। परफेक्ट इनलास्टिक कमोडिटी जो होती है यानी ईपी इज इक्वल टू 0 होती है।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और 30 आपका लास्ट बचा पूर्णतया लोचदार। देखना, ये वस्तु को लोग नहीं समझ पाते हैं। पूर्णतया लोचदार, ठीक है, पूर्णतया लोचदार को लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत क्लियरली समझना, मैं इसको डिफाइन करूंगा और इसको बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको समझना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली कैसे समझना होगा, बहुत क्लियरली सुन लेना। मैंने बहुत सी बुक्स देखी हैं, बुक्स ने डिफाइन नहीं कर पाई चीजों को। पूर्णतया लोचदार वस्तुएं वो होती हैं यदि किसी वस्तु का मूल्य थोड़ा सा बढ़ जाए। मूल्य थोड़ा सा बढ़ जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड अचानक जीरो कर देगी। भाई साहब आपने प्राइस बढ़ाया, मैं नहीं अब खरीदने वाला, मैं खरीदूंगा ही नहीं। प्राइस चाहे भले 0.1 पैसे बढ़ जाए, अगर प्राइस में चेंज दिखाई पड़ता है तो कंज्यूमर नकार देता है। और अगर प्राइस उसका थोड़ा सा कम हो जाता है तो उसकी डिमांड जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत। मुझे इतने टन चाहिए, इतना चाहिए, ढेर सारा चाहिए, प्राइस कम हुआ है। वैसे रियल लाइफ में ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं बिहेवियर दिखाई पड़े, ठीक है, नाराज जब आप होते हो तो शायद ऐसा बिहेवियर दिखाते हो ना, पूर्णतः लोचदार वाला। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस अगर किसी कमोडिटी बढ़ जाता और कंज्यूमर लेने से नकारते, ठीक है, प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाए और कमोडिटी की डिमांड इनफाइनाइट हो जाए, यानी मुझे बहुत चाहिए, बहुत ढेर सारा चाहिए, अगर ऐसा आपको बिहेवियर कहीं दिखाई पड़े, ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उस कमोडिटी को पूर्णतया लोचदार की कैटेगरी में रखते हैं। और इसका आंसर आपका ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट होता है और इसका जो डायग्राम बनता है, इसमें जो डिमांड कर होता है, डिमांड कर आधारच के समांतर होता है। यह आधारच के समांतर डिमांड कर है। आधारच के समांतर डिमांड करो का मतलब इसमें क्या होता है कि यह पूर्णतया लोचदार है। ओपी प्राइस पर डिमांड 0 है और ओपी प्राइस पर डिमांड इनफाइनाइट भी है। देख सकते हो डिमांड, दैट इज Q1, दैट इज Q2, QJ, दैट इज Q3, दैट इज Q4। तो OQ वस्तु पर आपका OP प्राइस पर डिमांड 0 भी है और डिमांड इनफाइनाइट भी है। तो दो बिहेवियर आप नहीं देख सकते हो ऐसा। तो इस प्रकार की जो कमोडिटी होती है, जो परफेक्टली इलास्टिक कमोडिटी होती है, वो आधारच के समांतर पाई जाती है। दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पाया जाता है, एक्स अक्ष के समांतर पाया जाता है। और यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, मांग की मूल्य लोच को डिफाइन करो। मांग की मूल्य लोच को डिफाइन करो। तो आप बताओगे मांग की मूल्य लोच 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली आपकी होती है लोचदार, और लोचदार यानी ईपी इक्वल टू 1 होती है। दूसरा अत्यधिक लोचदार, जिसमें ईपी इज ग्रेटर देन 1 होता है। तीसरा बेलोचदार, जिसमें ईपी इज लेस देन 1 होता है। चौथा आपका होता पूर्णतया बेलोचदार, जिसमें ईपी इक्वल टू 0 होती है। और आपका लास्ट में होता है पूर्णतया लोचदार, और जिसमें ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होती है। पहला आपका कमोडिटी आरामदायक होती है, जो आपकी वर्किंग इफिशिएंसी को बढ़ाती है। दूसरा आपका कमोडिटी लग्जरियस होती है, जिसे आप लोग विलासी वस्तुएं कहते हो। और तीसरा आपका आवश्यक वस्तुएं होती हैं, और ये आपके पास जीवन रक्षक ये वस्तुएं होती, जीवन रक्षक यानी जिनके बिना जीवन आपका समाप्त हो सकता है। और ये कमोडिटी कोई कमोडिटी का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है मांग की मूल्य लोच, जबकि ना कि मांग की लोच, मांग की मूल्य लोच एग्जाम में पूछा जाए। और अगर आपसे पूछा जाए मांग की लोच, तो बताओगे मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच यानी मांग को प्रभावित करने वाले 3 चर पाए जाते हैं। उसी वस्तु का मूल्य,
उपभोक्ता की आय तथा अन्य वस्तु का मूल्य, इसके बीच वो संबंध को पूछ रहा है। जबकि मांग की मूल्य लोच के अंतर्गत आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा जो मैंने ये लास्ट में आपको समझाया है। अगर ये मांग की मूल्य लोच का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया पांचों प्रकार की, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आप कभी मांग की मूल्य लोच के टॉपिक में नहीं फंसने वाले हो। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही सेम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यह टॉपिक मत पढ़ना कभी, सेम इसी को एज इट इज उठा करके लिख देना, फुल नंबर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए जाने से पहले आपको इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर ईपी इक्वल टू, यदि आपका आंसर 1 आता है तो आप क्या लिखोगे? लोचदार डिमांड लिखोगे। कमोडिटी का नेचर क्या है? आरामदायक लिखोगे। अगर आपने लिखा कि ईपी, अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आता तो तुरंत कहोगे अत्यधिक लोचदार कमोडिटी है और वस्तु विलासी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आएगा तभी मांग की मूल्य लोच की गणना आप प्रॉपरली कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते हो। जो मैं कल के लेक्चर में आपके साथ मैथमेटिकल इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, कल तो मैं मैथमेटिकल इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर मेरा दूसरा लेक्चर होगा मांग की आय लोच क्या है, उसका पहले कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, फिर मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। फिर मैं तीसरा जो लेक्चर लूंगा, फिर वो क्या होगा, मांग की आड़ी लोच क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट पहले आपको मैं सिखाऊंगा और फिर इसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। और एग्जाम में कहीं पर भी जाना, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक रहा। कल मैं मांग की मूल्य लोच का मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। अब आप अपने प्रश्न पूछिए जो नहीं समझ में आया। किसी को जहां पे प्रॉब्लम आ रही जरूर पूछो आप। सर इसमें सर जो पूर्णता बेलोजदार मांग है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं सर, जो पूर्णता लोजदार वस्तुएं हैं हाँ ठीक है, सर, उसका कोई एग्जांपल हो तो बताइए। वही तो नहीं है, बताता रहा। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता दो कि उसी प्राइस पे एक की डिमांड 0 हो और दूसरे की इनफाइनाइट हो। कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। वही तो मैंने आपको बोला। यस इसका होता तो मैं यहां पे लिख ना देता, लास्ट में देखो ब्लैंक छोड़ दिया हूं। यस सर, यस सर। अगर होगा तो जरूर फ्यूचर में आप लोग सर्च करना, हमको भी बताना। चलो और बताओ, किसी का कहां पे प्रॉब्लम आई? कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। बिना कॉन्सेप्ट के मैं डायरेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ा देता इस टॉपिक का, आप नहीं समझ पाते हो क्या हो रहा है। किसी को भी कोई समस्या, मैंने 5 प्रकार की लोच आपको पढ़ाई है। मांग की मूल्य लोच पढ़ाई है। मांग की लोच का पहला टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सर क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन हम भेज सर देंगे। हाँ आरामदायक हाँ बताओ। आरामदायक वस्तु का सर एग्जांपल। आरामदायक वस्तु का एग्जाम्पल आपका गद्दा। आप देखो आपके यहाँ ट्रेन जा रही